नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 2 है विद्युत फ्लक्स तथा गैस का प्रमेय। विद्युत फ्लक्स तथा गैस का प्रमेय। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और उसके सूत्र का निगमन बताऊंगी तथा गॉस के प्रमेय और उसका भी निगमन बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे विद्युत फ्लक्स, हेडिंग डालेंगे विद्युत फ्लक्स। तो देखिए दोस्तों, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और इसके सूत्र का निगमन भी हमसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे विद्युत फ्लक्स, तब उसमें लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर गुजरने वाली प्रति सेकंड विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का परिभाषा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर गुजरने वाली प्रति सेकंड यानी कि हर सेकंड में विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। देखिए दोस्तों, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसे फाई से व्यक्त किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को फाई से व्यक्त किया जाता है और विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का परिभाषा हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर गुजरने वाली प्रति सेकंड विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं और यह एक अदिश राशि है। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को विद्युत फ्लक्स का परिभाषा बता दिया है। अब हम इसके सूत्र का निगमन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई इंटू ए। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई इंटू ए। अब हम इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो यहाँ पे हमने फिगर बनाया हुआ है, यह हमारा विद्युत फ्लक्स का फिगर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा एक गोला है और इसकी चारों ओर क्षेत्रफल है और यहाँ पे बिंदु डी ए हमारा बीच में है और विद्युत बल रेखाएं यहाँ से गुजारी जा रही हैं। देखिए, विद्युत बल रेखाएं, हमारी सभी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ऊपर भी जा रही हैं, नीचे भी आ रही हैं और बाहर निकल रही हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि माना कि पृष्ठ अवयव डी ए की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ई है। माना कि पृष्ठ अवयव डी ए की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ई है। स्केलर गुणन ई इंटू डॉट ई इंटू डी ए अवयव से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है। माना कि अवयव डीए की स्थिति पर माना कि पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ई है। हमारा विद्युत क्षेत्र ई है और स्केलर गुणन ई इंटू डीए अवयव से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है। जो हमारा ई इंटू डीए है, यह दोस्तों विद्युत फ्लक्स कहलाता है और विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है हमारा ई इंटू ए होता ही है। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हमारा ई इंटू ए होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई बराबर ई इंटू डी ए। फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए, ही हमारा विद्युत फ्लक्स फाई का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि मानव पृष्ठ अवयव डी ए की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ई है। स्केलर गुणन ई इंटू डी ए अवयव से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी कि जो डी ए है वह हमारा विद्युत ई इंटू डी ए विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो हो जाएगा डी फाई इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी ए। डी फाई इक्वल टू हो जाएगा समाकलन ई इंटू डी ए। देखिए दोस्तों, यह समाकलन का चिन्ह है, तो डी फाई हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए। अब हम लिखेंगे जहाँ वेक्टर डी ए पृष्ठ अवयव डी ए को निरूपित करने वाला क्षेत्रफल वेक्टर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ वेक्टर डी ए पृष्ठ अवयव डी ए को निरूपित करने वाला क्षेत्रफल वेक्टर है। फिर हमारा आगे हो जाएगा, चूंकि वेक्टर डी ए पृष्ठ के अभिलंबवत है। चूंकि वेक्टर डी ए पृष्ठ की अभिलंबवत है और यदि वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच कोण थीटा हो, तो यदि वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच कोण थीटा हो तो हमारा हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे
यहाँ पे देखा कि चूंकि वेक्टर डी ए एक पृष्ठ लंबवत, वेक्टर डी ए पृष्ठ के अभिलंबवत है तो, और यदि वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच कोण थीटा हो तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ से हो जाएगा फाई ई इक्वल टू समाकलन ए से हमारा समाकलन ए से 0 तक है ए ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। और फिर हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों हमारा डी ए हमारा कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट रहता है वो समाकलन के अंदर ही रह जाता है, और जो कांस्टेंट नहीं होता उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा ई डी ए कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा डी ए कांस्टेंट नहीं है, ई कॉस थीटा हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो रहता है वो हमारा बाहर निकल जाएगा, तो हमारा ई कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा और डी ए का हम समाकलन कर देंगे ए के सापेक्ष, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई कॉस थीटा और समाकलन ए से डी ए हो जाएगा। तो फिर हमारा हो जाएगा, अब डी ए का हम ए के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 या ए कह सकते हैं उसको हम, ए का समाकलन होगा तो ए हो जाएगा, तो हमारा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ हमारा सूत्र निकल के आ गया विद्युत फ्लक्स फाई का, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, यही हमारा विद्युत फ्लक्स फाई ई का फार्मूला होता है कि फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ से किया है कि पहले हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देखें, उसके बाद उसका डेरिवेशन। तो हमने आप लोगों को फार्मूला बता दिया था कि इसका परिभाषा विद्युत फ्लक्स का कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर गुजरने वाली प्रति सेकेंड विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जिससे होकर गुजरने वाली प्रति सेकेंड विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और विद्युत फ्लक्स या एक अदिश राशि, या फिर हम कह सकते हैं यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, इसे फाई से व्यक्त करते हैं, और फाई बराबर होता है ई इंटू डी ए, या फिर ई ए कह सकते हैं हम। फिर हम अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने फिगर बनाया है, अब हम विद्युत फ्लक्स के फार्मूले को प्राप्त करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब हम इसी को प्राप्त करेंगे तो हम डेरिवेशन करेंगे। और दोस्तों हमने यहाँ पे फिगर बनाए, देखिए आप विद्युत फ्लक्स हमने फिगर बनाया है, और यहाँ प्रति सेकेंड विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारी गुजर रही हैं या प्रति सेकेंड विद्युत बल रेखाएं हैं, और यहाँ पे क्षेत्रफल अव्यय डी ए है अंदर हमारा। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे डेरिवेशन जब करेंगे तो पहले हम लिखेंगे कि माना कि पृष्ठ अव्यय डी ए की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ई है, माना कि पृष्ठ अव्यय डी ए की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ई है, स्केलर गुणन ई इंटू डी ए, वैक्टर ई इंटू डी ए अव्यय से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो हो जाएगा फार्मूला फाई ई इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी ए, फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ई इंटू डी ए। अब लिखेंगे हम आगे, जहाँ वेक्टर डी ए पृष्ठ अव्यय डी ए को निरूपित करने वाला क्षेत्रफल वेक्टर है, जहाँ वेक्टर डी ए पृष्ठ अव्यय डी ए को निरूपित करने वाला क्षेत्रफल वेक्टर है। फिर इसके आगे हो जाएगा, चूंकि वेक्टर डी ए पृष्ठ के अभिलंबवत है, अभिलंबवत यानी कि लंबवत है, लंबवत है तो हमारा 90 डिग्री बनेगा वहां पे। चूंकि वेक्टर डी ए पृष्ठ के अभिलंबवत है, और यदि वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच कोण थीटा हो तो, यदि वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच कोण थीटा हो तो हमारा हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब दोस्तों हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि फाई ई बराबर होगा, अब ई डी ए का मान हम समीकरण 1 में, यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम ई डी ए की दर पे हम ई डी ए कॉस थीटा रख सकते हैं। तो फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ से हमने देखिए दोस्तों वेक्टर ई और वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का मान निकाला, तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब हम वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का मान समीकरण 1 में यहाँ पे रख देंगे, तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों जो हमारा कांस्टेंट रहता है वह बाहर निकल जाता है,
तो देखिए यहाँ पे ई और कॉस थीटा हमारा कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई कॉस थीटा और समाकलन डी ए हो जाएगा। अब डी ए का समाकलन हमारा एक ही सापेक्ष होगा तो ए हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो देखिए दोस्तों, यही हमने फार्मूले को प्रूव कर लिया कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो हमारा वैद्युत फ्लक्स का यही हमारा वैद्युत फ्लक्स का सूत्र निकल के आ जाएगा। और वैद्युत फ्लक्स के फार्मूले का निगमन हमने आप लोगों को बता दिया, और यही फार्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब दोस्तों आप सब लिख सकते हैं कि जहां पर फाई ई वैद्युत फ्लक्स है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए हमारा वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल है, उस जो दिया गया एरिया रहेगा उसका क्षेत्रफल रहेगा, और थीटा उनके बीच बनने वाला कोण, ई और डी ए के बीच बनने वाला कोण हमारा थीटा है। तो फाई ई वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्षेत्रफल और थीटा हमारा उनके बीच बनने वाला कोण हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र की समांतर हो, यदि वैद्युत क्षेत्र समांतर हो तो थीटा हमारा 90 डिग्री बनता है। थीटा हमारा 90 बनता है तो फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। तो कॉस 90 का मान हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा फाई ई बराबर 0 डिग्री निकल आएगा। फाई ई का मान हमारा 0 आ जाएगा। यदि हमें पूछे कि वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करिए यदि वैद्युत क्षेत्र समांतर हो, तो समांतर होने पर हम थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं और cos 90 डिग्री का मान हमारा 0 होता है, तो फाई ई का मान हमारा 0 निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी फार्मूले से हम इसका बीमा और मात्रक निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और इसकी बीमा होता है यम ए की पावर -1 टी की पावर -3 यल की पावर 3। यम की पावर 1 ए की पावर -1 यल टी की पावर -3 और यल की पावर 3 होता है। देखिए दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स का बीमा हो जाएगा यम की पावर 1 ए की पावर -1 टी की पावर -3 और यल की पावर 3 हो जाएगा। और यदि इसका मात्रक पूछे तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा और उसके सूत्र का निगमन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होता है, इसे फाई से व्यक्त करते हैं। और देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो हम आगे आप लोगों को गास का प्रमेय बताएंगे, गास का प्रमेय और उसके सूत्र का निगमन प्राप्त करेंगे। उसका जो सूत्र होता है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, आइए हम लोग आपको बताते हैं। तो हम पहले लिखेंगे कि गास का प्रमेय। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डालिएगा कि गास का प्रमेय। तो उसमें आप लोग लिखिए कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घेरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε गुने के बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुने के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, गास का प्रमेय हो जाता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुने के बराबर होता है। यानी कि फाई ई बराबर होता है हमारा Q/ε0। फाई ई बराबर होता है Q/ε0। तो हम इसके अब हम सूत्र का निगमन देखेंगे। तो आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले आप वैद्युत फ्लक्स में जो होता है गास का प्रमेय, तो हम यहाँ पे फिगर ड्रा कर लेंगे। तो हमारा फिगर देखिए बना है, यहाँ पे +Q आवेश दिया है और क्षेत्रफल हमारा dA है और इनके बीच बनने वाला कोण थीटा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और यहाँ पे +Q आवेश व -Q आवेश लगा हुआ है और इनके बीच की दूरी r मीटर है। यहाँ पे एक बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ में हमारा +Q आवेश और -Q आवेश लगे हुए हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और क्षेत्रफल हमारा dA है तथा इनके बीच बनने वाला कोण थीटा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे उत्पत्ति में, माना कि एक बिंदु आवेश +Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। माना कि एक बिंदु आवेश +Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। इस पृष्ठ फिर हमारे आगे हो जाएगा कि इस पृष्ठ एक बिंदु पर P के चारों ओर इस पृष्ठ पर
एक बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अव्यय DA है। इस बिंदु पर P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अव्यय DA है। OP बराबर R क्षेत्रफल अव्यय DA को पृष्ठ पर अभिलंबवत खींचे गए हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E है। देखिए दोस्तों, हम उत्पत्ति में लिखेंगे कि माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q है। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अव्यय DA है। इसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल DA। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिगर में मैंने आप लोगों को बना के बताया है कि इसके चारों तरफ हमारा एक क्षेत्रफल अव्यय DA है और यहाँ पे प्लस Q आवेश है जो बंद आवेश पृष्ठ की A के चारों ओर हमारे O बिंदु पर स्थित है। और OP बराबर R मीटर है। OP बराबर R क्षेत्रफल अव्यय DA को पृष्ठ पर अभिलंबवत खींचे गए हैं प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ही है। और यहाँ पर हमारा प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E है। फिर इसके बाद हम आगे लिखेंगे तो क्षेत्रफल अव्यय DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर। देखिए दोस्तों, तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है E इंटू DA। तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल अव्यय DA, यानी कि बहुत छोटा हमारा लिया गया है। DA का मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल अव्यय DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स D फाई बराबर हो जाएगा E इंटू DA इस बराबर हो जाएगा E DA कॉस थीटा के। फाई इंटू डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा E इंटू DA होता है। अब यहाँ पे कोण हमारा थीटा बन रहा है तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा E DA कॉस थीटा। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और देखिए दोस्तों, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकल बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। देखिए दोस्तों, एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि समीकरण 2 से हम E का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, या फिर आप सब लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में E का मान रखने पर। तो हो जाएगा, जब हम समीकरण 1 में E का मान रखेंगे तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² इंटू DA कॉस थीटा। देखिए दोस्तों, जब हम E का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² इंटू DA कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, फिर हमारा आगे हो जाएगा फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q गुणे में डी ओमेगा। अब देखिए दोस्तों, हम डी ओमेगा कहाँ से आएगा, DA कॉस थीटा अपान r² बराबर हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे है घन कोण। तो घन कोण में हमारा डी ओमेगा बराबर होता है DA अपान r², और यदि उनके बीच कोण थीटा हो तो डी ओमेगा बराबर हो जाता है DA कॉस थीटा अपान r²। तो हम DA कॉस थीटा अपान r² की जगह पे हम डी ओमेगा रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने DA कॉस थीटा अपान r² की जगह पे डी ओमेगा रख दिया है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ A से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ A से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू डी ओमेगा। अब हम लिखेंगे कि, अब देखिए दोस्तों, हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते तो यहाँ पे लिख लेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन डी फाई ई इक्वल टू समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू डी ओमेगा। अब देखिए दोस्तों, हमने बताया है कि समाकलन करते समय जो हमारा कांस्टेंट रहता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q हमारा बाहर निकल जाएगा।
तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू और समाकलन डी ओमेगा हो जाएगा। समाकलन डी ओमेगा हो जाएगा। और देखिए दोस्तों डी ओमेगा बराबर हमारा 4 पाई हो जाएगा, क्योंकि किसी भी गोले की चारों तरफ 720 डिग्री का कोण बनता है, तो हम डी ओमेगा बराबर 720 या 4 पाई रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि किसी गोले की चारों तरफ 720 डिग्री का कोण बनता है, तो हम डी ओमेगा की जगह पे 720 या 4 पाई रख सकते हैं। तो दोस्तों जब हम डी ओमेगा की जगह पे 4 पाई रख देंगे तो हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू 4 पाई हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू और डी ओमेगा की जगह पे 4 पाई होगा। अब देखिए दोस्तों 4 पाई से हमारा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा, यहाँ से फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा Q/एप्सिलॉन 0। फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा Q/एप्सिलॉन 0। और यही हमें सूत्र प्राप्त करना था, यही हमारा गाउस के प्रमेय से इस फार्मूला प्राप्त होता है, फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन 0। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ से हमारा फाई ई वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, क्यू आवेश और एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। फाई ई वैद्युत फ्लक्स होता है, क्यू आवेश और एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। तो दोस्तों हमने गाउस के प्रमेय का सूत्र भी प्राप्त कर लिया। गाउस के प्रमेय का सूत्र होता है कि फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में गाउस के प्रमेय का निगमन पूछता है, तो आप लोग गाउस के प्रमेय का निगमन जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं एक बार आप लोगों को पुनः गाउस का प्रमेय बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे गाउस का प्रमेय, तो उसमें लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुने के बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुने के बराबर होता है। अब हम गाउस के प्रमेय का निगमन करेंगे। तो देखिए पहले आप लोग यहाँ पे फिगर ड्रा कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे +Q आवेश और -Q आवेश बना है, जो बिंदु O पर स्थित है, और बिंदु P पर स्थित हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और इसके चारों ओर बंद पृष्ठ के चारों ओर हमारा क्षेत्रफल अवयव dA है। तो हम उत्पत्ति में लिखेंगे कि माना कि एक बिंदु आवेश +Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर O बिंदु पर स्थित है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु P की चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव D है। OP बराबर R क्षेत्रफल अवयव dA को पृष्ठ पर अभिलंबवत खींचे गए हैं, और +Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E है। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र DE है। तो हो जाएगा आगे हमारा क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू होता है। देखिए दोस्तों वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू होता है EDA, यानी कि हम लिख देंगे डी फाई इक्वल टू वेक्टर E इंटू वेक्टर DA। तो देखिए दोस्तों यदि इनके बीच बना कोण थीटा है तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू EDA cos थीटा। डी फाई इक्वल टू हो जाएगा EDA cos थीटा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और देखिए दोस्तों एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख सकते हैं, यानी कि समीकरण 1 में E का मान हम रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू हम E की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू r² रख देंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r² इंटू DA cos थीटा। डी फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r² इंटू DA cos थीटा। अब देखिए दोस्तों हमारा DA cos थीटा अपन r² बराबर हमारा डी ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि घन कोण बराबर होता है, घन कोण डी ओमेगा बराबर होता है DA/r²। और अगर इनके बीच बनने वाला कोण थीटा हो तो हम डी ओमेगा बराबर लिख सकते हैं DA cos थीटा/r²। तो हम DA cos थीटा/r² की जगह पे हम डी ओमेगा रख देंगे।
तो जब डी ओमेगा रखेंगे तो हमारा डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू डी ओमेगा, क्यू इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा, क्यू इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। अब दोस्तों हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा समाकलन डी फाई ई इक्वल टू समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा समाकलन डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया है कि समाकलन करते समय जो कांस्टेंट रहता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू में क्यू हमारा कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर लिख लेंगे। तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू और हमारा समाकलन में हो जाएगा डी ओमेगा। अब देखिए दोस्तों, डी ओमेगा बराबर हम 4 पाई रख देंगे, क्योंकि किसी भी गोले की चारों तरफ 720 डिग्री का कोण बनता है। तो हम डी ओमेगा की जगह पे 720 डिग्री या फिर 4 पाई लिख सकते हैं। जब हम डी ओमेगा की जगह पे 4 पाई लिख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू 4 पाई। अब देखिए दोस्तों, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही हमारा गास का प्रमेय निकल के आ गया, गास का प्रमेय। तो दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को वैद्युत फ्लक्स और उसकी परिभाषा को तथा उसके सूत्र का निगमन आप लोग को कराया तथा गास का प्रमेय और उसकी परिभाषा तथा उसकी सूत्र का निगमन कराया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आप लोग इस गास का प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट करके उसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।